मोबाइल चार्ज करे खुद। मैं रसिया हूँ मैं। हेलो जी सर। गुड सर, मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। सबको मेरा आवाज आ रहा है? हेलो जी हेलो सर। ओके ओके। तुम लोग को नोटिस क्या होगा? मिला है सबको नोटिस? यस सर। जी सर। फाइल में हाँ, तुम लोगों का शायद एग्जाम होगा 30 से, ठीक है? 31 से तुम लोग का एग्जाम। बोलो सर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम ही होगा ना सर? काम। हम लोग क्या बोल रहे हो? कुछ पता नहीं चला। सर बोलो। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया है बोल रहे। अच्छा अच्छा, तो वो आते रहेगा, तुम लोग पता नहीं। लेकिन जो भी हो, आई थिंक तुम लोग का एक नोटिस तुम लोग को ही मिला होगा कि तुम लोग का भी 30 से मतलब 30 बात ये है कि तुम लोग का जो भी हम ये चाहते हैं कि जो तुम्हारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टॉपिक है, इसमें तुम लोग का जो भी मॉडल में है, मॉडल 1 हो, मॉडल 2 हो, मॉडल 3 हो, मॉडल 4 हो, जो भी मॉडल है, तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि तुम लोग को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे कि अभी सामने दिख रहा होगा तुम लोग को, ये तुम्हारा प्रेशर वेसल का है। तो प्रेशर वेसल का हम खुद अपने तरफ से जो भी गेट का अच्छा क्वेश्चन है, या फिर जो भी क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में पूछ सका, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमको हर एक टॉपिक का हम 30 से 40, 50, 60 जो भी हो सकता है, हम अपने तरफ तुम लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। तुम्हारा जो भी एलएमएस पोर्टल है, तो उस पर हम डाल देंगे, तो उसको तुम लोग बनाते रहना। उसका सॉल्यूशन भी हम डाल देंगे, मतलब जो उसका सॉल्यूशन है वो भी तुम लोग, ताकि जो बंदा है वो डायरेक्ट उस क्वेश्चन को याद कर ले। क्योंकि अगर मान के चलो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, तुम्हारे एग्जाम ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम हुआ, और फिर अगर तुम एक बार अगर उस क्वेश्चन को देख लो कि हमको चांस है कि तुम्हारे एग्जाम में पूछ सकता है, तो देखने में क्या जाता है, 4-5 घंटा अगर टाइम दे दोगे तो तुम्हारा सारा का सारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो ये हम सोचे हैं, ये मेरा प्लानिंग है तुम लोगों के लिए एक्स्ट्रा, तो तुम लोग को हम अपने तरफ से टोटल मॉडल मिला के 200-250 क्वेश्चन तुम लोग को दे देंगे, ताकि तुम लोग उसको बनाते रहो। ओके ठीक है ठीक है। तो ये एक जिसका नेट अच्छा, जी सर। जिसका ओके ओके ठीक है, जिसका नेटवर्क अच्छा है वही बोलो, क्योंकि अब उधर से बोलते हो, इधर लैग आ जाता है, तुम्हारा आवाज हमको 10 सेकंड के बाद सुनाई देता है। ठीक है, तो आई थिंक हम तुम लोग को बता रहे थे थिन प्रेशर वेसल जो था तुम्हारा, ये टॉपिक चल रहा था।
तो इसमें हम बहुत कुछ बता दिए थे तुमको। देखो जैसे कि अब थिन प्रेशर वेसल है, तो इससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा वो हम टाइम टू टाइम तुम लोग को बताते ही चले इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहे हो? किसी को कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है? कोई बोल रहे थे अभी कुछ, बोलो। चलो ठीक है, सब क्लियर है? Yes, चले sir. आगे। Yes, sir. ओके ओके, चलो ठीक है ठीक है। बस तुम लोग मेरा बात सुनते, ठीक है? जब मेरा बात खत्म हो जाए, जब हम पूछे तुम लोग को किसी को कोई डाउट है या फिर कोई दिक्कत, तब बताना, नहीं तो बस चुपचाप मेरा बात सुनते चलो। तो इस टॉपिक में जो तुम्हारा प्रेशर वेसल है, थिन प्रेशर वेसल, इसमें शुरू से अंत तक आई थिंक जब भी जो जो हमको इम्पोर्टेंट लगा, जहाँ जहाँ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता था, एग्जामिनर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता था, टाइम टू टाइम हम तुम लोग को बताते आए हैं कि यहाँ यहाँ से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता। दूसरा, हमारा लास्ट क्लास में पॉइंट ऑफ डिस्कशन था थिन स्पेरिकल सेल। यहीं पे आके हम रुक गए थे। थिन स्पेरिकल सेल के बारे में भी तुम लोग को बताए थे कि मान के चलो बचपन से सब तुम लोग क्रिकेट खेलते आए होंगे, या फिर कोई ना कोई एक गोला, ये बॉल तुम लोग देखे ही, ये इस टाइप का बॉल तुम लोग देखे ही, देखते हैं ये बॉल तुम लोग देखे। अब क्या था कि इस बॉल को हम बताए थे कि ये जो बॉल है इसको ऐसे काटो, या फिर इस बॉल को तुम ऐसे ना काट के, इसको ऐसे ना काट के फिर ऐसे काटो। दोनों में अंतर क्या पड़ा? कोई बोला कि सर हम जब गेंद को काटे तो ऐसा वाला जो स्ट्रक्चर था, ये वाला जो हमको शेप आया, उसको बस एक लड़का क्या किया, घुमा के ऐसे रख दिया, मतलब ये हमारा सेम बन गया जैसे कि आप पहले काट के बताए थे। मतलब ऐसे काट दीजिए, ऐसे काट दीजिए, या फिर ऐसे काट दीजिए, हमारा दोनों का सेम ही आ जाता है। तो इसी के बेसिस पे हम बताए थे कि हमारा जो स्फेरिकल सेल है और सिलिंड्रिकल सेल है, दोनों अलग अलग है। क्योंकि जो हमारा सिलिंड्रिकल सेल था उसमें जब हम स्ट्रेस निकाल रहे थे, कौन सा स्ट्रेस, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस या फिर हुप स्ट्रेस, और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो वो हमारा चेंज करते जा रहा था। एक जगह हमको आ रहा था PD/2T, एक जगह हमको आ रहा था PD/4T। लेकिन क्या है कि जब हम थिन स्पेरिकल सेल का सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस या फिर हुप स्ट्रेस, बोलो सरकमफ्रेंशियल और हुप दोनों है, इस बात को आई थिंक हम 50 से 60 बार बोल चुके हैं अब, तब पर भी गलती कर देता है सब। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन पूछता है तो थोड़ा सा हड़बड़ी में मारने और टिक लगाना होता है सरकमफ्रेंशियल, और लगा देता है लॉन्गिट्यूडनल। सबसे जरूरी चीज होता है कि हम लोगों को जल्दी सॉल्व करने का नंबर मिलता है, सही सॉल्व करने का नंबर मिलता है। इसलिए जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आराम से सोच समझ के जवाब दिया जाता है। दूसरा, अब हम जब बता रहे थे थिन स्पेरिकल सेल, तो इसमें हम ये भी बता दिए थे कि अभी जैसे इसके ओरिएंटेशन को चेंज किए, यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन कुछ अलग था, यहाँ पे कुछ अलग था। इसको जस्ट हम क्या किए, एक लड़का लिया, ये वर्टिकली हमारा जो ये प्लेन था वर्टिकल था, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में ले आया और बोल दिया कि सर पहले जैसे आप गेंद को काटे थे ऐसे इस शेप में पीला वाला से, या फिर अभी रेड वाले से काटे हैं, दोनों तो लगभग सेम ही है, हाँ सेम है। तो यहाँ से एक डाउट आया कि सर क्या हमारा सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सेम होता है क्या थिन स्पेरिकल सेल में? तो ये पिछले क्लास में बता दिए थे कि दोनों का दोनों तुम्हारा सेम होता है। तो दोनों जब सेम होता है तो देखो यहाँ पे सब कुछ हम बता दिए थे, बस 5-10 मिनट में इसको रिकॉल कर देते हैं। तो ये जो हमारा गेंद था, इसको यहाँ पे कट किया, हाफ पोर्शन को स्टडी करना चाहे, फिर नीचे वाले हाफ पोर्शन को स्टडी करना चाहे। हम जब ये सिलिंड्रिकल सेल बता रहे थे तो वहां पे भी हम बताए थे कि तुम नीचे वाला पोर्शन दो, दोनों ये है कि तुम एनालिसिस के टाइम क्या सोच रहे हो। तो यहाँ पे हम देखे क्या, कोई अपना स्टडी का पॉइंट बनाया, इसको लेके और वो पूरा का पूरा एनालिसिस किया। तो इसको लेके जब वो पूरा का पूरा एनालिसिस करेगा, तो सोचो ये पहले मेरा ये स्पेरिकल सेल था, स्पेरिकल सेल था। अब इस स्पेरिकल सेल में क्या है, इसी स्पेरिकल सेल में हमारा फ्लूइड कैरी कर रहा है, हमारा फ्लूइड जा रहा है। जाने दो फ्लूइड को, जाने दो फ्लूइड को, जाने दो, फ्लूइड पूरा तुम्हारा जा रहा है। अब इसको क्या किए कि तुम कट कर दिए। तो इसको जब कट करके ऊपर वाले पोर्शन को स्टडी करना चाहे, तो देखो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, मतलब ये वाला जो इंटरनल प्रेशर है फ्लूइड का, वो तुम्हारे इस स्फेरिकल प्रेशर वेसल को या फिर स्फेरिकल सेल को ब्लास्ट करना चाह रहा था। लेकिन
जो तुम्हारा ये वाला जो पार्ट है, जो गोला वाला पार्ट है, ये जो गोला वाला पार्ट है, ये इसको भ्रष्ट होने से बचा रहा था। तो हम क्या पर शुरू से पढ़ते आए थे कि जो हमारा अपवर्ड फोर्स है वो हमारा डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो गया। और दूसरा चीज कि जो हमारा अपवर्ड फोर्स है इस केस में इसको हम बोल देंगे ब्रस्टिंग फोर्स, और जो हमारा डाउनवर्ड फोर्स है उसको हम बोल देंगे रेसिस्टिंग फोर्स, क्योंकि ब्रस्ट करने के लिए हमको यही वाला जा रहा था। अब अगर कोई नीचे वाले को स्टडी करना चाहेगा तो देखो ये नीचे वाला ये ये फ्लूइड का प्रेशर था, तो डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पे ब्रस्टिंग फोर्स हो जाएगा। तो हम ओरिएंटेशन के बेसिस पे हम बोल देंगे कि अपवर्ड फोर्स मेरा ब्रस्टिंग है या फिर डाउनवर्ड फोर्स मेरा रेसिस्टिंग है। यहाँ पे जैसे ओरिएंटेशन वैसे उसका नेम पड़ जाएगा। कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको ही हमेशा रेसिस्टिंग फोर्स बोलेंगे या फिर अपवर्ड फोर्स को ही हम हमेशा ब्रस्टिंग फोर्स बोलेंगे। जैसे ही तुम्हारा ओरिएंटेशन चेंज हुआ वैसे ही तुम्हारा ये पूरा का पूरा जो नेचर होगा फोर्स का बाहर जाएगा। तो इस बेसिस जो है उसके नाम थे इसको अब डिलीट किए। डिलीट करने के बाद हुआ देखो सर, यहाँ पे ये जो P है सबको दिख रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है मतलब इंटरनल प्रेशर। ये जो P है ये मेरे पूरे के पूरे जो मेरा सर्कुलर एरिया है उस पे लगता है। तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं P जो तुम्हारा होता है प्रेशर बोलो, स्ट्रेस बोलो, स्ट्रेस हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, तो स्ट्रेस में पढ़े थे फोर्स पर यूनिट एरिया, भले ही हम उसको बोले थे इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन हमारा डेफिनेशन फोर्स पर यूनिट एरिया ही जाता था। अब हमको प्रेशर पता है, फ्लूइड का इंटरनल प्रेशर P, एरिया मेरा सर्कुलर एरिया पे लग रहा है, तो P इंटू ए करके हम यहाँ से अपना फोर्स निकालेंगे। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब देखोगे तो यहाँ पे सबको सिग्मा सी लगता हुआ दिखेगा, सिग्मा सी। ये जो सिग्मा सी है, ये जो सिग्मा सी है, यहाँ पे सब आराम से देखो, ये पूरा का पूरा सिग्मा सी, पूरा का पूरा सिग्मा के पूरा सरकमफ्रेंस पे लग रहा है। सही हम निकालेंगे स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स या तेरा एरिया क्या हो गया अभी कॉन्फ्रेंस ही हेलो हेलो हाँ कहाँ तक, शायद वो नेट का इशू हो गया था इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया होगा। कहाँ तक थे? हाँ बता रहे थे तुम लोग को कि जो तुम्हारा सिग्मा होगा मतलब जो टेंसियल स्ट्रेस होगा वो पूरे के पूरे जो तुम्हारा स्फेरिकल सेल है उसके सरकमफ्रेंस पे लगेगा। 2 पाई r 2 पाई हम भी लिख सकते हैं, हम लोग रेसिस्टिंग फोर्स इतना लिख सकते हैं। ठीक है यार।
टी का वैल्यू तुमको सिलेंडर क्वेश्चन वो न्यूमेरिकल टाइप का भी ऐसे फ्रेम कर सकता है। तो कंसेप्ट अगर पता है तो तुम बना सकते हो। नेक्स्ट, सबको समझ में आया? आगे चले? यस सर। ओके ओके, चलो ठीक है, आज इसको कवर कर देते हैं, खत्म हो जाएगा तुम्हारा ये पूरा का पूरा। बस थोड़ा सा टाइम दो। या ये तो हो चुका। ये लो, आई थिंक यहाँ पे सबको दिख रहा होगा, सिग्मा सी इक्वल टू सिग्मा एल इक्वल टू पी डी बाई 40। उसके बाद ये जो तुम्हारा ओरिएंटेशन आया था, हम अपना एक स्ट्रेस एलिमेंट बनाए थे सिलिंड्रिकल सेल में भी हम तुमको बताए थे कि कुछ इस टाइप का मेरा सेल था। यहाँ पे हमको सिग्मा सी लग रहा था, इधर ऐसे ऐसे हमको सिग्मा सी लग रहा था ऐसे, और यहाँ पे हमको सिग्मा एल लग रहा था, इधर भी सिग्मा एल लग रहा था, लेकिन इधर जो है मेरा सिग्मा सी सिग्मा सी सिग्मा सी। फिर इसको हम पूरे के पूरे इस कागज को ओपन किए थे तो हमको सिग्मा 1 सिग्मा 2 ऐसे हमको मिला था। तो यहाँ पे भी हमको सिग्मा 1 सिग्मा 2 हमको मिलेगा। तो देखो यहाँ पे हमको यहाँ भी मिल रहा है, उसको हम सिग्मा 1 से बोलते हैं बस ऐसे, और माइनर को सिग्मा 2 से बोलते थे। तो सिग्मा 1 जो था मेरा मेजर था तो उसको हम जो ज्यादा वैल्यू कैरी करे तो मेजर था, इसलिए हम सिग्मा सी को बोल देते थे क्योंकि उसका वैल्यू पी बाई 2t था। और जो मेरा माइनर था उसको हम लोग ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते थे, और सिग्मा 2 से बोलते थे क्योंकि उसका वैल्यू पी बाई 40 कम था। लेकिन यहाँ पे स्फेरिकल सेल में क्या है कि मेरा सिग्मा सी सिग्मा एल के बराबर ही है। तो सिग्मा सी जब सिग्मा एल के बराबर है, जस्ट वेट एक मिनट को, तो देखो यहाँ पे जो मेरा सिग्मा सी था वो सिग्मा एल के बराबर है, सिग्मा सी सिग्मा 1 के बराबर, सिग्मा 2 के बराबर। तो हमको यहाँ पे हमको कोई स्ट्रेस एलिमेंट जो हमारा मेजर होगा वही हमारा माइनर भी हो जाएगा क्योंकि सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 हो जाएगा। तो इसके बाद हम तुम लोग को पिछले क्लास में एक और चीज कैलकुलेट करना सिखाते कि जो हमारा मैक्सिमम शियर सर आवाज आ रहा है। स्ट्रेस हम लोग आपका क्या आ रहा है? क्लियर है प्रॉब्लम सर, आवाज ही आपका नहीं आ रहा एकदम। अच्छा यस सर। म्यूट कर लो तुम लोग धर्मेंद्र। ठीक है, एक मिनट वेट करो। चलो ठीक है, हेलो हेलो, यस सर। अब ठीक जा रहा है? यस सर।
ओके चलो थोड़ा आज ठीक है देखो आज भर देखो, क्योंकि कल से अभी हम अपने गांव आए हुए हैं तो थोड़ा इशू हो सकता है नेट का। कल से कोशिश करेंगे ना हो। कहाँ पे थे? यस, हाँ इसमें बता दिए तुम लोगों को कि जो तुम्हारा सिग्मा वो होगा वो तुम्हारा सिग्मा 2 होगा। डेट में तुम्हारा प्रिंसिपल होगा जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू होगा, वो पीछे भी तुम लोग निकाल सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई होगा, वही सिग्मा एल होगा, हमारा 0 आ जाएगा। तो वो ऑटोमेटिक आ भी रहा होगा, तो इसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है कुछ। यहाँ पे देखोगे तो तुमको 0 आ ही रहा होगा। जो तुम्हारा सिग्मा मैक्स है, सॉरी टाउ मैक्स है, वो तुमको 0 आ रहा है। दूसरा चीज, यहाँ पे स्ट्रेन एनालिसिस है। स्ट्रेन एनालिसिस वैसे ही है जैसे कि हम लोग सिलेंडर का किए थे। तो सिलेंडर का किए थे तो वहाँ पे हम चेंज इन लेंथ देखे थे, चेंज इन डायमीटर देखे थे, चेंज इन वॉल्यूम देखे थे। यहाँ जो मेरा चेंज इन लेंथ होगा वही चेंज इन डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा स्पेरिकल सेल है। जो लेंथ होगा वही मेरा डायमीटर में भी चेंज आता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा चीज, जो तुम्हारा वॉल्यूम का देखो यहाँ पे चेंज इन डायमीटर चेंज इन लेंथ के बराबर ही हो जाएगा, इसलिए कोई चेंज इन लेंथ यहाँ पे नहीं निकाला, चेंज इन डायमीटर निकाला। और डायमीटर का चेंज के लिए हम तुमको बताए थे कि हमारा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस जो होता है उसी को प्रीडोमिनेंट लेते हैं। किस केस में? सिलेंडर के केस में। लेकिन स्फीयर के केस में जो हमारा यहाँ पे जो एप्सिलॉन डी जा रहा है, मतलब चेंज इन डायमीटर जा रहा है, वो बराबर हो जाएगा स्फेरिकल के केस में। तो यहाँ पे क्योंकि मेरा जो स्फेरिकल के केस में सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस है वही मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, तो इसलिए हम निकाल भी एल इजिकल टू एप्सिलॉन डी बराबर होगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा एप्सिलॉन डी का, इसको तुम लोग ध्यान देना, क्योंकि पूछ सकता है कि तुम्हारा जो चेंज इन डायमीटर आता है स्फेरिकल सेल में कितना होगा। ऑप्शन ए कुछ दे देगा, जैसे कि दूसरा इसके पीछे क्या लॉजिक है ये भी हम तुमको बताए थे। जो सिग्मा एल या सॉरी एप्सिलॉन एल या फिर एप्सिलॉन डी हम लोग जो सिलेंडर के केस में निकाल रहे थे, उसमें हम अपने फर्स्ट चैप्टर के कंसेप्ट को इंक्लूड कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़े थे कि हम चेंज इन लेंथ कैसे निकालते हैं, चेंज इन डायमीटर कैसे निकालते हैं, चेंज इन ये वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, उसी को हम इनकलकेट कर दिए थे तुम्हारे 3 प्रेशर वेसल में। तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम लोग को। एक फार्मूला होता है कि एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस पॉइजन रेशियो म्यू सिग्मा वाई बाई ई, सिग्मा वाई बाई ई। यहाँ पे जो तुम्हारा सिग्मा एक्स है वो सिग्मा 1 के बराबर हो जाएगा, सिग्मा 1 बाई ई माइनस पॉइजन रेशियो। सिग्मा वाई के जगह पे भी तुम्हारा सिग्मा सी हो जाएगा या फिर सिग्मा एल हो जाएगा। वैल्यू बस रख देना PD बाई 40, जो तुम्हारा वैल्यू आया ऊपर यहाँ पे, बस उसको रख के निकालोगे। दोनों जगह देखना वहीं पे तो वह उतना ही वैल्यू रखाएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर है, तो तुमको ये वैल्यू तुमको आ जाएगा। और यहाँ पे ना तो फेल कर जाओगे, इसीलिए जो बता रहे हैं चुपचाप सुनो। और इधर से भी क्लास का क्या पोजीशन है तुम्हारा हमको पता है। बनाना क्वेश्चन 26-27 से एग्जाम है ना तुम्हारा, थर्ड इंटरनल बनाना तुम ही लोग के लिए है। जब सब कुछ पढ़ा चुके हैं उस चीज को आई थिंक हम 5 बार बताए हैं। जो तुम्हारा स्ट्रेन एनालिसिस है सिलिंड्रिकल सेल के लिए वो 5 बार बताए हैं। अभी बस एक बार पूछ दिए तुमसे, मुंह बात दिया, और यहाँ पे लाल ब्लू चला रहा है। नहीं नहीं सर, वो गलती से हो गया सर, पॉकेट में था ना इसलिए।
चलो ठीक है, पॉकेट में मोबाइल रख के क्या देख रहे हो तुम? मोबाइल पॉकेट में है तो मेरा बात बस सुन रहे हो, कथा चल रहा है, चले जाओ, प्रवचन हम थोड़ी दे रहे हैं। मोबाइल पॉकेट में है तुम्हारा तो क्या सुन रहे हो? नहीं सर, जो आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे सर, ईयरफोन लगा के, इसीलिए तो हो गया शायद सर। तो वो सुनने से नहीं काम चलेगा, देखो भी क्या चीज लिखा हुआ है, इसलिए तो तुमसे पूछे, बता पाया? यहाँ पे वैल्यू बताया ना कि इसको याद रखना, किसको याद रखना? वो हेडफोन या फिर हमको, या फिर इस बात को याद रखना कि इसको याद रखना, जो हम थोड़ा देर पहले बोले, क्या बताया कि किसको याद रखना? जब पॉकेट में तुम्हारे जैसे मोबाइल और कान में हेडफोन लगा हुआ तो तुम क्या याद रखोगे? डिप्लोमा करके आए हो, अभी बहुत लोग डिप्लोमा करके भी जॉब ले लेता है, अभी भी हरकत करोगे तो 10 साल बैठे रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसलिए चुपचाप देखो, मोबाइल से पॉकेट से मोबाइल निकालो, चुपचाप देखो तो बता रहे हैं। चलो कहाँ थे? देखो यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट है ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, भी तुम लोगों का हो गया, वैसे ही है जैसे कि हम लोग का सिलेंडर के केस में आया था। दूसरा, हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी निकाले थे, जो हमारा सिलेंडर के केस में था, जो हमारा स्फीयर के केस में है उसको भी हम लोग निकालेंगे। तो जब हम सिलेंडर के केस में निकाल रहे थे तो वहां पे हम बताए थे कि हम लोग निकालेंगे सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3। सिग्मा 3 हम रेडियल स्ट्रेस का इंक्लूड करके निकालते हैं, भले ही हमारा रेडियल स्ट्रेस 0 मान लेते हैं, लेकिन ध्यान देना, अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछे कि रेडियल स्ट्रेस निग्लिजिबल होता है कि रेडियल स्ट्रेस 0 होता है, तो हमेशा निग्लिजिबल को टिक आउट करना, क्योंकि हमारे सॉम में बहुत सारा एजम्पशन है, इसीलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा मटेरियल होमोजीनस होना चाहिए, हमारा मटेरियल आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। वैसे ही हम थिन प्रेशर वेसल में एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा रेडियल स्ट्रेस का वैल्यू 0 होना चाहिए, बल्कि हमारा रेडियल स्ट्रेस का वैल्यू कुछ ना कुछ होता है, लेकिन जो हमारा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस का वैल्यू हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का वैल्यू हो, उसके अपेक्षाकृत या फिर उसके रिस्पेक्ट में उसका वैल्यू बहुत कम होता है। अगर मान के चलो सिग्मा सी का वैल्यू आया तुमको 1000, सिग्मा एल का वैल्यू आया 875 और सिग्मा आर का मतलब जो तुम्हारा रेडियल स्ट्रेस है उसका वैल्यू आया 0.5, तो सोचो 0.5 जो है तुम्हारा इससे 2000 गुना टाइम कम है। तो 2000 गुना टाइम कम है, इसीलिए अगर इसको हम अपने कैलकुलेशन में इंक्लूड ना भी करते हैं तो उतना इफेक्ट हमको नहीं पड़ता है, इसीलिए हम लोग जनरली सिग्मा आर के वैल्यू को 0 मान लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में वो पूछ दे कि सिग्मा आर इज निग्लिजिबल, सिग्मा आर इज 0, तो हमेशा टिक आउट करना निग्लिजिबल, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए इस बात का मेरा ध्यान रखना कि तुमसे पूछ सकता है ऐसे भी घुमा के। दूसरा चीज, एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हम लोग सिलेंडर में निकाले थे, यहाँ भी सेम निकालेंगे। सिग्मा 1 का वैल्यू कितना आता है? PD/40। सिग्मा 2 का वैल्यू कितना आता है? PD/40। उसके बाद जो तुम्हारा सिग्मा 3 का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा वो तुमको पता है। यहाँ से तुम लोग जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है उसका वैल्यू निकालोगे तो तुमको एक सुंदर सा वैल्यू आएगा जिसको बोलते हैं PD/80। तो PD/80 तुम्हारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आया स्फेरिकल के केस में। अब इसी वैल्यू को एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हम लोग निकाले थे सिलेंडर के केस में, तो दोनों वैल्यू को याद रखना। अब दोनों वैल्यू से तुमसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सिलेंडर का ज्यादा होता है या फिर स्फीयर का ज्यादा होता है, तो इस चीज को ध्यान देना। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट, सर उससे कुछ पूछना था सर। हाँ बोलो। सर वहाँ पे दो जगह टाउ मैक्स 0 भी था और टाउ मैक्स PD/80 भी था सर, तो वो समझ नहीं आया कि अलग अलग क्यों आया सर। एक मिनट रुको, क्या पूछ रहे हो तुम? हाँ कौन हो, पूछो। उमंग? सर जी सर। बोलो उमंग। सर यहाँ टाउ मैक्स 0 आया ऊपर में और हाँ नीचे में टाउ मैक्स PD/80 आया सर, ये दोनों में मतलब अंतर कैसे आया सो समझ नहीं आया। देखो यहाँ पे तुम्हारा निकाला मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस तुम सिलेंडर के केस में भी निकाले थे सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 रख के। तो एक काम करना, कॉपी
उसके बाद फिर तुम टाउ मैक्स वहां पे निकालो। जैसे कि हम लोग मान के चलो एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 भी कर रहे हैं। फिर हम लोग यहाँ पे टाउ मैक्स कर रहे हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2। तो जब हम सेम चीज टाउ मैक्स जब कैलकुलेट कर रहे हैं, इसी के बेसिस पे जो हमको मैक्सिमम आ जा रहा है, वहां पे हम लोग PD/80 यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे क्या किया कि जो ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाला, वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 करके निकाला। तो सिग्मा 1 का वैल्यू जो होगा वो सिग्मा 2 के बराबर हो जाएगा। तो तुमको यहाँ पे जो टाउ मैक्स है वो तुमको 0 आ गया। दूसरा क्या किया, यहाँ पे देखो, ठीक से देखो, दूसरा ये क्या कर दिया कि ये चेक कर दिया सिग्मा 1 और सिग्मा आर को, मतलब रेडियल स्ट्रेस को कैलकुलेट कर दिया। जब सिग्मा 1 या फिर सर्कमफ्रेंशियल माने या फिर लॉन्गिट्यूडनल माने, उसके बाद यहाँ पे उसका एक जो वैल्यू आएगा, खुद देखो यहाँ पे PD/40 माइनस 0 आ जाएगा तुम्हारा रेडियल का, बटा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे PD/80 आ गया। तो PD/80 तुम्हारा आया कब, जब ये तुम्हारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू आ गया कब, जब तुम सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 तीनों का एनालिसिस किए। तीनों का एनालिसिस करने के बाद अब तुम यहाँ पे बोलता है कि सर सिग्मा 2 सिग्मा आर का भी वैल्यू रख के निकाले क्या, तो सिग्मा 2 सिग्मा आर का भी वैल्यू रख के तुम यहाँ पे अगर निकालते तो तुमको PD/80 ही आता। तो यहाँ पे ध्यान दो, PD/80 आया, PD और तुमको 0 आया। तो PD/80 तुमको कोई ना कोई एक वैल्यू देगा जो कि 0 से बड़ा होगा। वो यहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस उसी को बोल दिया, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो निकालेगा वो भी सेम टू सेम आ जाएगा PD/80, क्योंकि इसी बेसिस पे तो हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी तुमको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बराबर में तुमको मिल जाएगा, PD/80 के ही बराबर मिल जाएगा, जो कि तुमको दोनों जगह PD/80 तुमको लिखा हुआ मिला। अब जो बता रहे थे कि एक तरफ तुम सिलेंडर लिखो, एक तरफ स्फीयर लिखो, वहां पे जब तुम कैलकुलेट करके देखोगे तो तुमको जो मैक्सिमम का वैल्यू आ जाएगा वो PD/40 माइनस PD/2 करोगे, तो वहां पे तुमको जो वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू तुमको ज्यादा आ जाएगा, जब तुम सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 सिग्मा आर या फिर सिग्मा 2 सिग्मा आर से कैलकुलेट करोगे। तो चेक करके देखना, नहीं आया तो फिर जब क्लास कल होगा तो हमसे पूछ लेना। ओके ओके सर। आगे चले, चलो ठीक है। नेक्स्ट है जो अभी जो बताने जा रहा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे तुम्हारा 2 क्वेश्चन फ्रेम होगा ही होगा, इसलिए जान के चलो। जो भी इधर उधर अभी तक ध्यान था उसको छोड़ो, जिसका अभी जो बताने जा रहा है वो आराम से देखो। 2 क्वेश्चन फ्रेम होगा, और 2 भी नहीं तो देखना जरूर, एक न एक क्वेश्चन तुमसे पूछेगा और बताना कि सर हाँ सर ये क्वेश्चन जरूर पूछा है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहे हैं। और कुछ पूछे या ना पूछे, इस टॉपिक से ये चीज पूछता ही पूछता है। बस ये जो पॉइंट है इसको पूछता ही पूछता है किसी भी एग्जाम। थिन सिलेंडर विथ एनी स्फेरिकल इंड, इसमें क्या है, इसको हम राइट साइड में जो खाली जगह है उसमें बताते जा रहे हैं। बस यहाँ पे सब लोग फोकस करते चलो, जो बोलते कट जाए फिर से ज्वाइन कर। ओके ओके यस सर। ओके चलो ठीक है। देखो देखो यहाँ पे क्या है, और बता दिए ये क्वेश्चन तुम्हारा है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन है। अब ये दोनों तक कैसे पहुंचना है इसके लिए रास्ता बता दो, और ये हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन भी है। उसके बाद मेरा स्टार्ट होगा टॉर्सन। देखो क्या है कि रुको, यहाँ ये देखो हमारा एक है ये सिलेंडर, ठीक है। अब सिलेंडर के बाद हम क्या किए कि हमारा जो बेसिक एम होता है कि हम अपने अगर सिलेंडर सेल के एंड में हेमीस्फेरिकल एंड लगा दिए, अगर हेमीस्फेरिकल एंड है तो इससे हमारे जो स्ट्रेस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर जो हमारा थिकनेस है मटेरियल का वो हमको कैसे इनकलकेट करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट होगा कि हमारे पॉइजन रेशियो का क्या वैल्यू आता है, या फिर हमारा जो पॉइजन रेशियो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है।
तो इसके लिए हमको 2-3 चीज समझना होगा। 2-3 चीज समझना ये है कि मान के चलो कि जो भी हमारा प्रेशर वेसल होगा जिससे कि हमको फ्लूइड को कैरी करना है, कभी हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारा ये प्रेशर वेसल फेल करे। इनफैक्ट हम अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यही तो पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि हम अपने मटेरियल को ऐसा बनाएंगे ताकि हमारा मटेरियल सेफ रहे। इसलिए तो हम अभी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पढ़ते आ रहे हैं। मटेरियल का प्रॉपर्टी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, डक्टिलिटी, मैलिबिलिटी, आई थिंक बहुत सारा चीज हम लोग पीछे से पढ़ के आ गए। हमारे मटेरियल में यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, सीआर मॉडुलस सब कुछ पढ़ते आ रहे हैं। आगे जब हम स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसमें इंकलकेट करेंगे, आरसीसी पढ़ेंगे तो उसमें हम अपने उस कंसेप्ट को लगाएंगे और अपने मटेरियल का डिजाइन करेंगे। तो बेसिक एम ये होना चाहिए कि हम अपने उस मटेरियल को ऐसा बनाएं, हम अपने उस प्रेशर वेसल को ऐसा बनाएं ताकि उस प्रेशर वेसल से लीकेज ना आए। अब लीक होने का कहाँ-कहाँ चांस है या फिर हमारे